सो फ्रेंड्स, कैसा लगेगा आपको मैं अगर बोलूँगा कि आप सिर्फ $1 से इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट्स के अंदर। ऑफ कोर्स मुझे भी शुरू में यकीन नहीं आया था जब मैंने ऑफरिंग्स पढ़ी थी, लेकिन लास्ट 2 हफ्ते पहले तकरीबन मैं कोई सर्वा के इवेंट्स में गया था। अगर आप मेरी यूट्यूब स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मैंने वहाँ से कुछ स्टोरीज़ भी बनाई थी वहाँ पर उस इवेंट से। तो वहाँ पर मुझे पता चला था कि ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से हो रहा है। मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ इसके बारे में डिटेल के अंदर। लेकिन अगर अभी मैं इस वीडियो की बात करूँ तो इसके अंदर मैं आपको डिटेल लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी सर्वा के बारे में, उसको इस वीडियो के बाद जाके देखेंगे क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहता, तो आप जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो की ओवरऑल बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वा इटसेल्फ है क्या? क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल टाइम सर्वा के बारे में बात करता हूँ। मैं बताऊँगा कि मैं क्यों सर्वा के बारे में बात करता हूँ, किसी और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में क्यों मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करता। और दूसरी बात ये कि सर्वा ने नया एक प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस कराया, तो सर्वा में क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इस वक़्त और किस तरह से मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए सर्वा के अंदर, चाहे वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके अंदर क्या आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कौन लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम होती है और वो क्यों होती है, तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। इसके अलावा क्या-क्या लिमिटेशंस हैं सर्वा के अंदर, वैसे तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ 1-2 लिमिटेशंस है, वो बात करेंगे उसके अंदर। और क्यों सर्वा? सर्वा ही क्यों, मैं उसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ बार-बार अपनी वीडियोज़ के अंदर एक्सपर्ट्स के लिए कि बेहतर क्यों है आपके लिए सर्वा, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस ये कि फिर मैं आखिर में बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊँगा इसके अंदर। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं किस तरह से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और सर्वा में इटसेल्फ कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। मैं अगेन 6-8 महीने हुए हैं, बल्कि 6 महीने भी नहीं हुए, शायद उससे भी कम मुझको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हुए, तो मैं अभी भी लर्निंग फेज़ के अंदर हूँ। मैं किसी चीज़ के अंदर भी जल्दी नहीं करता, आराम-आराम से टाइम लेता हूँ। अब बात करते हैं शुरू से, जब मैंने आपको बताया कि सर्वा इटसेल्फ है क्या? तो बेसिकली सर्वा एक यूएई बेस्ड कंपनी है और सर्वा का मतलब वेल्थ होता है अरबिक के अंदर। और यूएई बेस्ड होने की वजह से जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कहीं किसी भी नेशनैलिटी के हों, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास रेज़िडेंसी है यूएई की। बेसिकली आपको ऑप्शंस मिलते हैं यूएस की और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के। और इसके अलावा रियल एस्टेट्स के अंदर एक जो ईटीएफ्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करने के बगैर कुछ समझे, सीखे, कुछ किए बगैर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं, तो लमसम भी कर सकते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि मैं हमेशा उसको मंथली बेसिस के ऊपर चल रहा होता हूँ। अब बात करें कि सर्वा के अंदर क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और किस तरह से सर्वा चल रहा होता है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ सर्वा का। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ऐप भी दिखा देता हूँ इसकी, वो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया देगी। ये ऐप के अंदर 2 मेजर पोर्शन्स हैं, इसको मैं और डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ आप एक तरह से देख लें। पहले मैंने अभी खोला हुआ है इन्वेस्ट का पोर्शन। इन्वेस्ट के अंदर मैं तकरीबन कोई लेट्स से 1 साल को देख रहे हैं ना, अगर 1 साल का पीरियड ले लें, तो मैंने फ़रवरी से स्टार्ट किया पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट। एक और अकाउंट था मेरा, लेकिन वो अलग है। जो मेरा ये वाला अकाउंट है, उसके अंदर मैंने फ़रवरी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने शुरू में तकरीबन कोई आई थिंक $300 डॉलर्स डाले थे और उसके बाद थोड़ा-सा टॉप अप होता रहा है उसके बाद वो। लेकिन हल्के-हल्के करके मैं उसको टॉप अप कर रहा हूँ और अभी तक उसके रिटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट, यूएस की भी स्टॉक मार्केट, चाहे कोई भी स्टॉक मार्केट हो, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। तो इसके अंदर इस वक़्त मैंने जो $450 डाले थे, जिसके अंदर कुछ फ़ीस कटी थी मेरी डालते हुए। बाय द वे, इसके अंदर जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके अंदर यूएई से भी डालेंगे तो 1 दिरहम कट रहा होता है और उसका रीज़न ये होता है कि बैंक ट्रांसफ़र चार्जेज़ 1 दिरहम के होते हैं यहाँ पर। और अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके तकरीबन 50 से 60 रियाल कटते हैं। ये इसके बारे में बाद में बात करूँगा। ये हो गया इनका इन्वेस्ट के पोर्शन के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि ये किस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें, कहाँ-कहाँ ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो आपके पैसे हैं, वो ये लोग आपके बिहाफ़ के ऊपर कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रोपोर्शन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किस रिस्क प्रोफ़ाइल के ऊपर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। ये इस मॉड्यूल से आपको मिल सकता है। प्लस इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें कॉशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कॉशियस होके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाते हैं तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जो दूसरा इसका मॉड्यूल है, वो सर्वा ट्रेड का है, जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं अभी आगे बात करूँगा कि किस तरह से, बल्कि मैं बताता हूँ आपको। एक न्यूज़लेटर मैंने लिखा था कि किस तरह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एप्पल का आईफ़ोन 1.5 साल बाद मुझे लेना है, तो मैं उसके लिए टारगेट कर रहा हूँ कि अब मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं एप्पल के अपने स्टॉक्स के अंदर, कि 1.5 साल बाद जब मुझे एप्पल का वो फ़ोन लेना हो, तो मेरे पास उतने पैसे एटलीस्ट
इन्वेस्टेड हों स्टॉक्स के अंदर। उससे फ़ायदा क्या होगा, ऑल्दो कि मैं वो पैसे मैं निकालूँगा नहीं, मैं सिर्फ़ अपने आप को एक रिवॉर्ड की तरह से मैं बात करूँगा कि जब मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, जब मैंने इतने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए, तो अब मैं उसकी चीज़ भी खरीद सकता हूँ। अगर मैं लेट्स से किसी नॉर्मल बंदे की बात करूँ ना कि वो कहे कि यार क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे फ़ोन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आप अगर उसको उस तरह से ले लें कि यार आप उस कंपनी के अंदर उतने इन्वेस्ट करें जितने का आप फ़ोन ले रहे हैं या जो भी डिवाइस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो आपको फिर ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, वैल्यू आप करने लगेंगे उस चीज़ को। तो वो थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने अभी तक इस स्ट्रैटेजी पे काम क्यों नहीं किया था, लेकिन अभी पहली दफ़ा मैं ये कर रहा हूँ। तो आज से मैंने लास्ट वीक जब मैंने ये सोचा था, तो मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की एप्पल के स्टॉक्स के अंदर, और हर महीने तकरीबन कोई $150 मैं इन्वेस्ट करूँगा अगले 1.5 साल तक के लिए। तो 2 एप्पल के आईफ़ोन की तकरीबन ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1.5 साल के अंदर। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। इसी तरह से मैंने और जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो इसका इंटरफ़ेस है, वो आपको वेब पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ़ ऐप के अंदर मिलेगा, और इसके अंदर आपको डिटेल्स में नज़र आ जाएगा कि आपने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, और हर स्टॉक के बारे में उसके ग्राफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाएँगे इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर्वा ट्रेड के लिए $1 है। जी हाँ, $1 है, और इसके अंदर पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा पार्शियल पेमेंट के बारे में मैंने बताया कि एप्पल का जब $170 का स्टॉक है, तो मैं उसके अंदर कैसे $150 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो इसी तरह कर रहा हूँ कि मैं हर दफ़ा उसके अंदर पार्शियली इन्वेस्ट करूँगा। मैं कभी भी $170 का अगर मेरे पास पैसे हैं, नहीं है, या जो भी मेरा टारगेट है, मैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उस स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है पार्शियल स्टॉक खरीदने की। तो नथिंग लाइक इट। आप अगर लेट्स से अमेज़न का स्टॉक 3000, वैसे बाय द वे अमेज़न के स्टॉक के ऊपर मैंने एक और न्यूज़लेटर लिखा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वो स्टॉक स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं। तो अब वो 3000 का स्टॉक 3000 का नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी सस्ता हो जाएगा अमेज़न का स्टॉक। लेकिन अगर लेट्स से $3000 का भी होता, तो आप अगर लेट्स से $30 का भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं अमेज़न का, तो इसके थ्रू आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट खोला है और फंड नहीं किया, तो फंड उसको ज़रूर करें, क्योंकि फंड करने से आप एक प्रोसेस में आ जाएँगे। और अगर आप मेरा कोड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसका, कि किस तरह से आप मेरा कोड यूज़ करके जब आप यूज़ करेंगे और फंड करेंगे अपने अकाउंट को, तो आपको विदिन अ मंथ $50 बोनस क्रेडिट मिलेगा, जो आपके अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और आप उसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने फंड नहीं किया, तो फंड ज़रूर करें, ताकि आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब आता है कि ये इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? तो इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है। पूरी दुनिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर भी कि आप इन्वेस्टमेंट करें सर्वा के अंदर। कुछ जगहों का मुझे खुद मेक सेंस नहीं बनता इन्वेस्ट करने का सर्वा में। लेट्स से अगर आप यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, लेट्स से आप कनाडा में बैठे हुए हैं, लेट्स से यूके में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर खुद इटसेल्फ बहुत बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ सीखना है, समझना है, सर्वा किस तरह काम करता है, तो मेरे ख़्याल से मुझे इस रीजन में इससे बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है। इस वक़्त ख़ास तौर पे जब से उन्होंने सर्वा ट्रेड का ऑप्शन निकाल दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। और प्रॉब्लम सर्वा के साथ ये है कि, या प्रॉब्लम कह लें या जो भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट्स हैं और फैटफ है और ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से सर्वा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी को भी इन्वेस्ट करने से, अगर उसके पैसे उसके अकाउंट से नहीं आ रहे हैं। तो अगर तो लेट्स से आप पाकिस्तान से भी अपने पर्सनल अकाउंट से सर्वा के अकाउंट में यूएई के अंदर पैसे भेज सकते हैं, फिर वेल एंड गुड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं भेज सकते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उनसे क्वेश्चन डाला हुआ है कि वाइस के थ्रू अगर आप पे करना चाहें, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये उन्होंने मुझे अभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन आपको अपने अकाउंट से, यहाँ जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी नज़र आ रही हो, वहाँ से आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं वैलिड होती, और ये इसको नहीं लेते। तो इस वजह से अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो ये छोटा-सा मसला है। अगर आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ देख लें, और फिर डेफ़िनिटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं आउटसाइड यूएई। यूएई के अंदर तो जो कोई है, तो उसके लिए तो बेस्ट सिनेरियो है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आउटसाइड यूएई के अंदर, लेट्स से आप सऊदीया से इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन कोई 50-60 रियाल की कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट आपको खुद बेयर करनी पड़ रही है आजकल, अभी के हिसाब से। जो मैंने बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आगे कुछ
प्लान कर रहे हैं कि प्रोबेबली उसको रीइंबर्स करेंगे किसी तरह से, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वो कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ेगी। तो आप ये सोचें कि अगर आप लेट्स से जैसे मैं सोचता हूँ ना कि कभी 1000 दिरहम की भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 1000 दिरहम पे मेरा 1 दिरहम कट रहा होता है अगर मेरा एमिरेट्स एनबीडी में अकाउंट नहीं है। एमिरेट्स एनबीडी में अकाउंट होगा यूएई में रहते हुए तो आपको कोई चार्जेज़ नहीं कटेंगे। लेकिन लेट्स से अगर 1 दिरहम भी कट रहा है 1000 दिरहम के ऊपर, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आप सऊदीया में हैं, सऊदीया से अगर 1000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा बंदे को सोचना पड़ता है कि यार 50 दिरहम या 60 दिरहम रियाल मेरे इन्वेस्टमेंट से निकल जाएँगे। तो अगर आप आउटसाइड यूएई हैं, आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो बेहतर है कि आप एक साथ कुछ लमसम अमाउंट डालें, ताकि आपका थोड़ा-सा अमाउंट ये जो 50 दिरहम की हर दफ़ा की कॉस्ट है, ये बच जाए और थोड़ा-सा वेट कर लें। हो सकता है इनका जो इंसेंटिव है वो आ जाए, जिसके अंदर वो जो आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो आपको रिइम्बर्स कर दें। लेकिन ये अभी प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये कब होगा, कब कैसे होगा, कितनी टाइम लगेगा, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो ये एक मसला है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि आपको रुकना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट लाज़मी स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी। इसी तरह से जो अगला पॉइंट था वो मैंने ख़ैर डिस्कस कर लिया था कि लिमिटेशन क्या है सर्वा की। तो सर्वा की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये कि आपको अपने अकाउंट से ही पैसे भेजने हैं। सर्वा की दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये कि ये यूएई बेस्ड है, तो यूएई बेस्ड जो लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोई कार्ड सिस्टम पेमेंट नहीं है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। इसी वजह से जो सर्वर में जो ट्रांसफ़र करते हैं आप पैसे, उसमें बाय द वे 2 दिन लग जाते हैं। यानी कि आज मैंने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, वो बड़ा अच्छा सीमलेस प्रोसेस है, लेकिन उसको वहाँ पहुँचने में मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते-होते 2 दिन लग जाते हैं। तो ये एक मसला है जो उनको एड्रेस करना है, लेकिन उसका रीज़न क्या है डिले का? वो ये है कि वो कहते हैं कि भई हमारी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट्स कम रहती हैं, अगर हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर या डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसको लगेगी। तो हम अभी इसको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है कि यार आज इन्वेस्टमेंट होती है, ये कल होती है, परसों होती है, 2-3 दिन का कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए 2-3 दिन बड़ा इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। इसलिए अगर आपका उस तरह का माइंड है, अगर आप तो नए-नए इन्वेस्टर हैं, तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप ट्रेडर की तरह से सोचें। आप इन्वेस्टर की तरह सोचें, आप 1-2 दिन अगर डिले होता भी है पेमेंट को, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि व्हाई सर्वा? अगेन मैंने कहा कि मैं सर्वा को यूज़ कर रहा हूँ बहुत अरसे से और मेरे कुछ फ्रेंड्स यूज़ करते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक eToro और इंटरैक्टिव ब्रोकर। इंटरैक्टिव ब्रोकर के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन उसका मसला ये है कि उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। आई थिंक $5000 है और या आई डोंट नो, हो सकता है कम हो, लेकिन और जो मसले हैं उसके, वो ये कि आपको अगेन पैसे अपने यूएस भेजने पड़ते हैं, जिसकी आपको ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट लगती है और समवेयर बिटवीन 60 दिरहम्स टू 150 दिरहम्स के दरमियान लोगों को कॉस्ट लग रही होती है एवरी टाइम दे वांट टू ट्रांसफर दे वांट टू फंड देयर अकाउंट। तो इस वजह से इंटरैक्टिव ब्रोकर का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि मुझ जैसा बंदा अगर हर महीने इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो एक बड़ी अमाउंट अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा तो उसके लिए ये अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। प्लस ये कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जो आप स्टॉक्स को बाय कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग मसला है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इस वजह से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सर्वा जैसा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा बेहतर है। आई माई सेल्फ कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ स्मॉल इन्वेस्टर, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बेहतर है। और इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है वो eToro है, हर वक़्त यूट्यूब पे ऐड चल रहा होता है उसका। तो eToro का मसला ये है कि वो सीएफडीज़ हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है। यहाँ पर आपका जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली एक तरह से आप कह लें कि आपके फिज़िकल स्टॉक्स होंगे जो आपको आपने ओनरशिप ली भी होगी। सीएफडीज़ का मतलब ये होता है कि वो ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर काम चल रहा होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही होती है या ऊपर-नीचे हो रही होती है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो नज़र आ रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर मैंने जो सुना है वो ये है कि थोड़ा बहुत जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करती है मार्केट के अंदर तो उसके स्प्रेड्स भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाइंग सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेट मिल रहा होता है। तो इसलिए मैं eToro को सजेस्ट नहीं करता, ख़ास तौर पे नए लोगों को उसमें लेवरेज का एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो इसलिए आई वुड डेफिनिटली गो फॉर सर्वा, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी इसके अंदर जो कम्फर्ट लेवल है वो भी बढ़ गया है। अच्छा, अब बात करें कि मेरा अभी तक का किस तरह का जो ये कह लें कि एक्सपीरियंस रहा है सर्वा का, जिसकी वजह से मैं इतना एक्साइटेड हूँ सर्वा के लिए। तो वो मैं आज आपको दिखाता हूँ, अपनी पूरा पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ जो अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट है और उसको मैं किस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ और आगे किस तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं, अपने लिए कैसे लेके चल सकते हैं, ताकि थोड़ा-सा कम्फर्ट लेवल बढ़ जाए। ये ऐप बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट ऐप है इसकी और मैं भी आपको दिखाऊँ इसके अंदर, तो एज़ आई सेड बिफोर कि मैंने तकरीबन कुछ $450 के करीब इसमें इन्वेस्ट किए हैं
अब मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर तो टारगेट एलोकेशन एज़ आई सेड बिफोर कि इसके अंदर ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि किस तरह से टारगेटेड एलोकेशन है। ये इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, सर्वा इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं आते। ये इन्वेस्ट की जो ऐप है या ऐप तो दोनों की सेम ही है, लेकिन जो इन्वेस्ट का टैब है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पैसे डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, आपको और कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो ट्रेड है उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है आपको अपने स्टॉक समझने पड़ेंगे कि कौन-सा स्टॉक लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। तो मैं अभी इन्वेस्ट की बात करता हूँ। इन्वेस्ट के अंदर जो अकाउंट पोज़ीशन है वो इस तरह से नज़र आ रही है कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट में डाला था और क्या-क्या उनके रिज़ल्ट्स हैं। तो अगर आप यूएस के स्टॉक्स देखेंगे तो इसके अंदर अभी तक के जो हुआ है अभी तक जिस तरह से रिज़ल्ट मिला है वो 2% पॉज़िटिव में डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स के अंदर -1.7% है, यानी कि यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया इस तरह की मार्केट जो हैं वो -1.7% है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। और इमर्जिंग मार्केट तो इस वक्त -4% है, जिसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स हैं इमर्जिंग, तो उसकी वजह से ये -4% है। लोग कहेंगे कि यार अब ये हम क्यों इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट्स पे जा रहे हैं या दूसरी डेवलप्ड मार्केट्स पे जा रहे हैं, व्हाई नॉट टू गो फॉर द यूएस। उसके लिए आप ईटीएफ्स खरीद सकते हैं और यूएस की मार्केट के ईटीएफ्स आप ट्रेड के थ्रू खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ये बैलेंस्ड होके चल रहे होते हैं, तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो यूएस की रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त 5.9% की परफॉर्मेंस है और बाय द वे ये परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 4 मंथ्स है आई थिंक, ये 3 मंथ्स है, तो उसके हिसाब से नॉट बैड। ग्लोबल बॉन्ड्स हैं, वो -2.7% के ऊपर है इस वक्त, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है तो आपको बहुत सारी जगहों पर। यूएस बॉन्ड्स भी इस वक्त -3.9% के ऊपर हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगेन इसकी जो एलोकेशन है वो बहुत कम है, वो 3% है, बॉन्ड्स की एलोकेशन 3% है, यूएस बॉन्ड्स की एलोकेशन, और थोड़ा बहुत ये कैश रखते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर के 1% एलोकेशन कैश के अंदर रहती है, और ये किसी भी म्यूचुअल फंड में चले जाएँ या किसी भी इन्वेस्टमेंट टाइप में चले जाएँ ना, आपको उसके अंदर जो असिस्टेड इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर कैश कंपोनेंट हमेशा रखते हैं, जस्ट टू कीप ऑन द सेफ साइड। अब जाते हैं ट्रेड की तरफ। तो सर्वा ट्रेड के अंदर मैंने पहले भी बताया कि मैंने अभी तक, अगर समरी में जाएँ, तो समरी के अंदर मैंने अभी तक इसके अंदर यूनिलीवर लिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट लिया हुआ है, एप्पल लिया हुआ है। एप्पल क्यों लिया हुआ है वो मैंने एक न्यूज़लेटर में बताया था कि मैंने मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एप्पल लेने का। यूनिलीवर क्यों लिया हुआ है? यूनिलीवर ऑल टाइम हाई से मैंने अभी देखा एक न्यूज़ के अंदर कि यार ये बिल्कुल ही नीचे, जब मैंने उसके ग्राफ देखे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए थे, तो मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने उसको खरीद लिया। वो भी सिर्फ $85 का है, तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखें $85 पे भी कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एवरग्रीन कंपनी है, थोड़े बहुत डिविडेंड्स भी दे देती है, तो वो मैंने कहा इसको भी लेके देख लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पे चल रहा है। एप्पल का मेरा एक गोल है जो कि ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल का गोल है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में एज़ अ टाइम गोज़ थोड़ा बहुत मैं स्टडी करके इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। मैं अगेन बोलूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। आप अगर सोचें ना कि भाई कोई सोचे कि अमेज़न के स्टॉक $3000 पे पहुँच गया है, हमने अगर पहले लिया होता 2000 के अंदर तो क्या होता? तो आप उस हिसाब से भी देखें कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़। आई थिंक मैंने इसमें पहले बात भी की थी, कंपनीज़ लाइक आईबीएम, उसके अंदर कोई एज़ सच मूवमेंट नहीं हुई हुई है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके अंदर इन्वेस्ट करें वो ऊपर भी चली जाए, अच्छे से अच्छा नाम भी ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जाए। तो इसलिए मैं क्योंकि डिविडेंड सीकर हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा होता हूँ। अगेन आई वुड से कि मैंने अभी तक स्टॉक्स को, जो यूएस के स्टॉक्स हैं, वो पूरी तरह से डिटेल में स्टडी नहीं किए। ये मेरी मेरी सिर्फ़ इंट्यूइशन है कि मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो अगेन सिर्फ़ और सिर्फ़ ईटीएफ्स के अंदर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से, जो कि नया इन्वेस्टर हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखिएगा जाकर कि मैंने बताया था कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चीज़ें बताई थी कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स किस तरह के हो सकते हैं, और क्यू-एन-ए का सेशन जो रीसेंट वाला था वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बल्कि ये पूरी क्यू-एन-ए की मैं एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, उस पे जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।